उर्दू लैंग्वेज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसमें पेडागोजी, लिटरेचर और ग्रामर के सवालात शामिल होंगे। आज की अपने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो सभी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, चाहे वो किसी भी सूबे का हो, बहुत ही मददगार साबित होगा। इस वीडियो को पेश किया जा रहा है MM अली के ज़रिए। आप लोग मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि डेली सुबह 11 बजे अनअकैडमी पे लाइव क्लास होती है। 23 तारीख को यानी कि 23 अगस्त को हमारी उर्दू की लाइव क्लास होगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, उसकी मदद से ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कहा जा रहा है कि किस नावल निगार ने सबसे पहले तालीम निस्वां को अपना मौजू बनाया। ठीक है, वुमन एजुकेशन को किसने अपने नावल में एज ए टॉपिक यूज़ किया? क्या वो प्रेमचंद हैं, अब्दुल हलीम शरर हैं, डिप्टी नज़ीर अहमद हैं या फिर मिर्ज़ा हादी रुसवा? तो उर्दू का जो पहला नावल निगार माना जाता है वो कौन माना जाता है? डिप्टी नज़ीर अहमद माने जाते हैं। और इनकी जो नावल है मिरातुल उरूस, वो उर्दू की पहली नावल तस्लीम की जाती है। और डिप्टी नज़ीर अहमद की जितनी भी नावल हैं, चाहे वो तौबतुन नसूह हो, मिरातुल उरूस हो, अकबरी असगरी हो, सब में आपको तालीम निस्वां से मुताल्लिक मौजू देखने को मिलेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सबसे पहले तालीम निस्वां को मौजू बनाने वाले जो नावल निगार थे वो डिप्टी नज़ीर अहमद थे। अगला सवाल कि लिखने में ऐसी परेशानी जिससे बहुत सी पेचीदा हरकी और मालूमात को काबिल इस्तेमाल बनाने की महारत की ज़रूरत होती है, उसे क्या कहते हैं? आसान ज़बान में कहें तो लिखने में दिक्कत या परेशानी को क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या डिस्ग्राफिया कहते हैं, डिसकैलकुलिया कहते हैं, एफेजिया कहते हैं या फिर डिसलेक्सिया कहते हैं। तो डिसलेक्सिया क्या होती है? आपकी पढ़ने में दिक्कत या परेशानी होती है। एफेजिया आपकी जो कम्युनिकेशन करने में दिक्कत या परेशानी होती है। डिसकैलकुलिया आपकी मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती है, जबकि जो डिस्ग्राफिया होता है वो लिखने में दिक्कत या परेशानी होती है। तो डिसलेक्सिया नहीं बल्कि डिस्ग्राफिया, याद रखिएगा। डिस्ग्राफिया जो है लिखने में दिक्कत या परेशानी होती है। अगला सवाल कि इनमें से कौन सा नावल प्रेमचंद का नहीं है? प्रेमचंद का पहला नावल असरार माबिद है, यानी कि ये प्रेमचंद का नावल है। मैदान अमल, जिसको रंगभूमि के नाम से हिंदी में जाना जाता है, मैदान अमल भी प्रेमचंद का नावल है। गोशे आफियत भी है, लेकिन खुदा की बस्ती ये नहीं है मुंशी प्रेमचंद का, ये शौकत का है। अगला सवाल की दुआ 7वीं जमात में पढ़ती है, वो बच्चों को कुछ नाम की मिसालें देती है, फिर इस्म के बारे में समझाती है। दुआ के ज़रिए इस्तेमाल करता तरीका क्या है? पहले बच्चों को बताती है कि बच्चों ये पंखा है, ये टेबल है, ये मोबाइल है, ये आपका पेन है, ये चौक है। पहले बच्चों को ऐसे समझाती है, फिर बच्चों को ये बता रही है दुआ कि इन सभी को मिला के आप कह सकते हैं कि ये इस्म हैं। तो इस मेथड को आप क्या कहेंगे? इस्तिखराजी तरीका कहेंगे, जिसको हम डिडक्टिव मेथड कहते हैं, तमसीली तरीका, एहतिसाबी तरीका या फिर इस्तिक़राई तरीका। तो दोस्तों इसको हम इंडक्टिव मेथड कहेंगे। इंडक्टिव मेथड हिंदी में इसे कहते हैं निगमन विधि। निगमन विधि में क्या होता है? आपका पहले एग्जाम्पल दिया जाता है, उसके बाद रूल की तरफ बढ़ा जाता है। तो वही काम दुआ कर रही है। पहले बच्चों को एग्जाम्पल दे रही है, मिसालें दे रही है नाम की, फिर इसम के बारे में समझाती है। तो वो इस्तिक़राई तरीका इस्तेमाल कर रही है ना। अगले सवाल पे चलते हैं। जुमला बंदी की तरतीब कैसी होती है? एक सेंटेंस में जो उसका स्ट्रक्चर होता है क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, यही होता है ना। तो सब्जेक्ट को आप कहते हैं फ़ाइल, वर्ब को आप फेल कहते हैं, ऑब्जेक्ट को मफूल, यानी कि जुमला बंदी की तरतीब हो गई फ़ाइल, फेल और मफूल। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। क्लास पंजुम का एक उस्ताद ग्रामर सिखाने का मंसूबा बना रहा है। ग्रामर की तालीम के लिए मिंदरजा सेल में से कौन सी अच्छी हिकमत अमली है? ग्रामर पढ़ाना चाह रहा है एक टीचर, कौन सी स्ट्रेटजी उसके लिए बेहतर है? हिकमत अमली के तौर पर तनाजुर में ग्रामर को रवाज देना, तलबा से ब्लैक बोर्ड से कवायद को एहतियात से नोट करने का मुतालबा करना, या फिर
मिसाल के साथ कवायद की वजाहत देना या सिर्फ तलबा से ड्रिल वर्क सीखने के लिए कहना। तो ग्रामर पढ़ाने के लिए जो बेस्ट मेथड होता है वो कौन सा मेथड होता है? इंडक्टिव मेथड, इस्तिक़राई तरीका होता है। इस्तिक़राई तरीका में पहले मिसाल दी जाती है, यानी कि ग्रामर पढ़ाने के लिए जो अच्छी हिकमत अमली हो गई वो मिसाल के साथ कवायद वाज़े तरीके से वजाहत करना, ये हो गई। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला सवाल की हिमा-लिसानी तरीका जो मल्टीलिंगुअल मेथड है वो क्या होता है? ज़बान सीखने में मुश्किल पैदा करता है? बिल्कुल नहीं। ज़बान सीखने में ये एक रिसोर्स का काम करता है। तदरीसी ज़बान में पोशीदा होता है? नहीं होता है। ज़बानी वसाइल में नुकसानदेह साबित होता है? नहीं होता है। बल्कि ज़बान सीखने में ये अहमियत का हामिल है। बहुभाषिकता हमेशा एज ए रिसोर्स काम करती है। इसीलिए इस बात की सिफारिश की गई है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाए। अगर बच्चा क्लासरूम में अपनी मादरी ज़बान का इस्तेमाल कर रहा है तो उसकी मादरी ज़बान को भी क्लासरूम में अहमियत देनी चाहिए, उसे टोकना नहीं चाहिए। इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता ये चल रहा है कि जो हिमा-लिसानी तरीका है ना, ये ज़बान सीखने में अहमियत का हामिल है। अगला सवाल की दरसी किताब से किसी कहानी के तारुफ से पहले उस्ताद बातचीत करनी चाहिए। एक टीचर चाह रहा है कि टेक्स्ट बुक से कोई स्टोरी बच्चों को पढ़ाए, तो सबसे पहले टीचर को किस पर बात करनी चाहिए? कहानी के सवाल जवाब पर, कहानी के जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उन पर, कहानी के मरकज़ी ख्याल यानी कि सेंट्रल आइडिया को तलबा के तजर्बात से, उनके अनुभव से जोड़कर उसे संक्षिप्त में बयान करने पर, या फिर कहानी के असल पैगाम पर। तो दोस्तों, जब कभी भी बच्चों को कहानी आप पढ़ाने की शुरुआत कीजिए तो आप सबसे पहले कहानी के मरकज़ी ख्याल को तलबा के जो एक्सपीरियंसेस हैं उससे रिलेट करिए। तो इसलिए तीसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल, मुज़क्कर की निशानदेही कीजिए। 4 ऑप्शन है, मुर्गी है, दही है, लड़की है और शेरनी है। इसमें मुज़क्कर कौन है आपको बताना है। मुर्गी मुअन्नस, लड़की भी मुअन्नस, शेरनी भी मुअन्नस, तो मुज़क्कर आपका कौन? दही हो गया आपका मुज़क्कर। अगला सवाल है कि एक मुतासिर कुन सबक से ज़बान की तदरीस शुरू करना होता है। आप इफ़ेक्टिव सबक से ज़बान की तदरीस शुरू करेंगे तो आप किस तरह से करेंगे? सरगर्मी करवाएंगे, एक्टिविटी के साथ तालिब इल्मों की बहाली को बढ़ाएंगे। तो तीसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल कि हयात जावेद किसकी सवाने हयात है। तो दोस्तों, हयात जावेद किसकी तसनीफ़ है पहले ये समझना होगा। ये अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ है और अल्ताफ़ हुसैन हाली ने 3 मशहूर शख्सियात के खाके लिखे, सवाने हयात लिखे। पहला उन्होंने हयात गालिब लिखी, यादगार गालिब लिखी जो कि मिर्ज़ा गालिब की सवाने हयात है। उन्होंने हयात सादी लिखी और हयात जावेद लिखी। हयात जावेद जो है वो सवाने हयात है सर सैयद अहमद ख़ां की। अगला सवाल की मुआलजाती तालीम जो रेमेडियल टीचिंग है वो एक कैसा अमल है? क्या नज़रियाती तरीक़ेकार है, हुक्म के ज़रिए है, हिदायतनामा के ज़रिए, या फिर मनफी तरीक़ेकार है? तो मुआलजाती तालीम हम कब देते हैं बच्चों को? हम मुआलजाती तालीम बच्चों की कमियों को दूर करने के लिए, उनको हिदायत देने के लिए करते हैं। तो मुआलजाती तालीम एक अमल है हिदायतनामा के ज़रिए। तीसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल कि हिंदुस्तान में ज़्यादातर क्लास कसीर लिसानी होती है, बहुभाषी कक्षाएं हमारे भारत में होती हैं, इसलिए एक टीचर को क्या करना चाहिए? किस तरह उसे लेना चाहिए बहुभाषिकता को? हकीकत के तौर पर, चैलेंज के तौर पर, वसीला के तौर पर, या फिर मसला के तौर पर? तो जब कभी भी मल्टीलिंगुअलिज्म की बात आए तो मल्टीलिंगुअलिज्म हमें एज ए रिसोर्स लेना चाहिए, वसीले के तौर पर लेना चाहिए, संसाधन के रूप में लेना चाहिए। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो उर्दू आपका जो लफ्ज़ है वो तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने हैं लश्कर के। अगला सवाल कि स्कूल में दाखिले के वक्त भी तलबा में ज़बान को समझने की काफ़ी सलाहियत होती है, इस बयान से क्या पता चल रहा है? बच्चे जब स्कूल में आते तो लैंग्वेज समझते हैं, इससे क्या बच्चों को अब सिर्फ मेयारी ज़बान में पढ़ाना चाहिए? बच्चे के पास तमाम मालूमात होती है, उन्हें कुछ सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। बच्चे एक ज़बान सीख रहे होते हैं या फिर पढ़ाते वक्त क्लासरूम में बच्चों के ज़बान को शामिल करना चाहिए।
जी हाँ दोस्तों, स्कूल में दाखिले के वक्त भी तलबा में ज़बान को समझने की काफ़ी सलाहियत होती है। इसका मतलब ये है कि जब हम क्लासरूम में पढ़ाएं तो जो बच्चों की मातृभाषा है, बच्चों की जो घर की ज़बान है, उसको हम पढ़ाते वक्त क्लासरूम में शामिल करें। तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल यह कि प्यास बढ़ती जा रही है, दरिया देखकर भागती जाती हैं मौजें, ये तमाशा देखकर, इसमें कौन सी सिनत है? तज़ाद है, गुलू है, तालील है या फिर तलमी है? तो दोस्तों इसमें हुस्न तालील है। अब हुस्न तालील क्या होता है? जब शायर किसी चीज़ के होने या न होने की इल्लत वो बताए जो दर असल में न हो, तो उसको हम कहते हैं सिनत हुस्न तालील। एग्जाम्पल के रूप में एक और शेर सुना रहा हूँ कि प्यासी जो थी सिपाह खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फुरात की। इस शेर में आपकी सिनत हुस्न तालील है, क्योंकि मौजें फुरात से टकरा रही हैं, तो इसलिए नहीं टकरा रही हैं कि इमाम हुसैन की फ़ौज प्यासी है, बल्कि ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन शायर वही इल्लत बता रहा है जो असल में नहीं है, तो इसलिए इसमें सिनत हुस्न तालील है। ठीक वही बात इस शेर में भी है, तो इस शेर में भी हुस्न तालील हो जाएगी। अगला सवाल कि तलबा से कहा जाता है कि वो कोई ऑडियो सुनकर खुसूसी नुक्ते दर्ज करें, इस सरगर्मी को आप क्या कहेंगे? तो इसको हम अधिगम अंतरण यानी कि लर्निंग ट्रांसफ़र, मालूमात की मुंतकली कहेंगे। आखिरी सवाल, दर्ज दिल में किसका शुमार तख्लीकी महारतों में होता है? तो आपका जो लैंग्वेज स्किल होती हैं वो 4 होती हैं, LSRW, यानी कि लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल। तो आपका जो स्पीकिंग स्किल है और जो आपका राइटिंग स्किल है, ये दोनों आपके होते हैं एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल। यही आपसे पूछ रहा है तख्लीकी महारत, तो आपका बोलना और लिखना तख्लीकी महारत हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे हमने डिस्कस किए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें पेडागोजी के सवाल थे, लिटरेचर के सवाल थे, ग्रामर के सवाल थे। ये क्वेश्चन आपको सीटेट के लिए, यूपी टेट के लिए, MP टेट के लिए, बिहार टेट के लिए, महाराष्ट्र टेट के लिए, कर्नाटक टेट के लिए, सभी टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि क्लास पसंद आई है। पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए ना, शेयर कीजिए, और हमारे क्लास को अनअकैडमी पे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। एक वीडियो मैंने आपको बना दी है, आप जाके हमारे चैनल पे देख भी सकते हैं कि आप अनअकैडमी पे कैसे हमारे क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। तो एक लिंक आपको 23 तारीख के क्लास की मिलेगी जो कि उर्दू की होगी, उसको आपको सभी को ज़रूर ज्वाइन करना है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके क्लास को ज़रूर ज्वाइन करना है।